हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रांज काफ्का के द ट्रायल इस नॉवेल के बारे में। द ट्रायल फ्रांज काफ्का के मृत्यु पश्चात 1925 में पब्लिश हुई थी। हालांकि इसे लिखा गया था 1914 टू 1915 के दरमियान। बाकी की जो काफ्का की राइटिंग्स है जो पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुई थी उन्हीं में ये भी आता है। और जो काफ्काइस्कनेस जो है काफ्का की राइटिंग का एक सरियल जो फील जो है, एक होपलेसनेस जो है, वो इस बुक में भर भर के पढ़ा है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टू रीड बुक है और ऐसा क्यों है मैं इसके बारे में आज बात करूँगा। द ट्रायल की स्टोरी फोकस करती है जोसेफ के फॉर काफ्का, एक 30 साल के बैंकर के ऊपर, एक बैंक क्लर्क के ऊपर, और किस तरह से उसे एक ट्रायल को फेस करना है और किस तरह से उसका ट्रायल में उसको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, इसके ऊपर ये बुक बात करती है। क्या होता है कि 30 साल का होने के बाद जोसेफ के घर पे अचानक से 2 ऑफिशियल्स आते हैं, 2 पुलिस आते हैं और वो उसको बताते हैं कि यू आर बीइंग अरेस्टेड। जोसेफ तो बहुत हड़बड़ा जाता है, वो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो वो पुलिस को पूछता है, उन 2 ऑफिशियल्स को, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कि वो हमें पता नहीं है, बट यू आर बीइंग अंडर अरेस्ट और तुमको हमारे साथ चलना होगा, ठीक है। तो वो उसे एक अपने सीनियर ऑफिसर के यहाँ पे लेके जाते हैं। जोसेफ यही क्वेश्चन कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ये उस सीनियर ऑफिशियल को पूछता है, बट वो भी उसे बताता नहीं कि उसे एग्जैक्टली क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। बट वो उसे बताता है कि तुम्हारा जो केस है वो कोर्ट में चलेगा, कोर्ट में तुम्हारा ट्रायल होगा और उसके हिसाब से तुम्हें जो भी सज़ा मिलनी है वो तुमको मिलेगी। बट साथ ही साथ तुम अरेस्ट तो हो रहे हो पर तुम्हें हम सेल में मूव नहीं करेंगे, तुम घर पे ही होम अरेस्ट रहेगी और तुमको अपना जो भी बैंकिंग का काम जो है वो तुम्हारा चलता रहेगा। और यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। तो जोसेफ के 31 साल के होने तक, यानी कि इन स्पैन ऑफ 1 ईयर क्या क्या होता है जोसेफ के साथ, उसके ट्रायल के साथ, इसकी स्टोरी इस बुक में बहुत ही भयानक तरीके से लिखी गई है। और एक केस या फिर किसी भी ब्यूरोक्रेटिक ट्रायल में या किसी भी कोर्ट ट्रायल में, कोर्ट प्रोसीडिंग में अटकना कितना हॉरिफिक है, कितना हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस है, ये इस बुक का मेन फोकस है। और काफ्का की राइटिंग में इसमें ज़्यादा जोसेफ के ऊपर फोकस नहीं है, तो जोसेफ जिस सिस्टम को फेस कर रहा है तो उसके ऊपर फोकस है। एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं रोज़ गवर्नमेंट ऑफिस में बैठता हूँ महाराष्ट्र के, और जो एक होपलेसनेस और इनएस्केपेबल सिचुएशन की जो फीलिंग जो है ना एक सरकारी दफ्तर में जो आती है जब भी आप आते हो वहाँ पे, उसके बारे में बहुत ही रियल वे में इसमें लिखा गया है। लाइक मैं एग्जैक्टली क्या चल रहा था काफ्का के दिमाग में इस बुक को लिखते वक्त, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जान सकता हूँ। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बुक है और इसमें जो भी चीज़ें हैं जो काफ्का ने एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर लिखी है, मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं और जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद मुझे जो कुछ चीज़ें इसमें मैं कनेक्ट कर पाया, मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है और ये बुक उन सब सब्जेक्ट्स को टैकल करती है, ये मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो भी अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीडिंग और जस्टिस सिस्टम जो है उसके बारे में काफ्का ने बात की है। जब जोसेफ को पता चलता है कि उसके ऊपर केस चलने वाला है तो जोसेफ को एक कोर्ट में बुलाया जाता है, ठीक है। उसे सिर्फ यही बताया जाता है कि उसको कोर्ट में आना है। एग्जैक्ट कौन से कोर्ट में आना है, किस जज के पास जाना है, उसका लॉयर कौन है या वो खुद ही लड़ने वाला है, ये कुछ भी उसे बताया नहीं जाता। तो ये सब जो एलियनेशन जो है या फिर एक सरप्राइजिंग सरियल फील जो है कि उस सिचुएशन में जाने का, उसके ऊपर काफ्का ने स्टार्टिंग में तो बात की है और वो काफ़ी सच है कि एक जुडिशियल सिस्टम में आपको कुछ पता नहीं रहता और किसी भी तरीके से आपके ऊपर पूरा केस पलट सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्योंकि आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं रहता, ठीक है। सेकेंड जो है कि अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। तो ब्यूरोक्रेसी में एक कोई भी चीज़ करने के लिए आपको बहुत से प्रोसीडिंग्स रहती है, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है, एक प्रोटोकॉल रहता है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मेरी हर महीने की सैलरी लेनी है तो मुझे एक नोट बनानी पड़ती है, उस नोट पे मुझे 7 लोगों की साइन लगती है। तो पहले मुझे साइन लगती है मेरे सीनियर साइंटिस्ट की, उसके बाद मुझे
साइन लगती है एक सेक्शन ऑफिसर की, सेक्शन ऑफिसर के बाद मुझे साइंटिस्ट 2 की साइन लगती है, साइंटिस्ट 1 डिप्यूटी सेक्रेटरी की साइन लगती है, उसके बाद मुझे डायरेक्टर की साइन लगती है, और डायरेक्टर की साइन के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है उनकी साइन लगती है। कुछ कुछ केसेस में मुझे सेक्रेटरी की साइन लगती है। तो ऐसे 6 या 7 लोगों की मुझे हर महीने साइन लगती है। और जब ये फाइल बनती है, ये बनने के बाद 4-5 दिन कम से कम लगते हैं, और उसके बाद मेरे पास वो नोट वापस आती है साइन होके। उसके बाद एक चेक मैं बनाऊंगा, उस चेक पे मेरे डिप्यूटी सेक्रेटरी की साइन होगी, और उस डिप्यूटी सेक्रेटरी के साइन के बाद वो चेक मुझे मिलेगा। पर उस चेक को लेने के बाद मुझे फिर से उसको एक स्कैन होगा, वो चेक स्कैन होने के बाद एक डॉक्यूमेंट बनेगा, उस डॉक्यूमेंट पे मेरी साइन रहेगी कि मैंने वो चेक रिसीव किया है, और उसके बाद मैं वो चेक जाके बैंक में डालूंगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है। और ये तो मैं एज एम्प्लॉय बता रहा हूँ, पर मैं तो मतलब रोज़ देखता हूँ कि मैं प्रे करता हूँ कि किसी को भी कभी किसी सरकारी दफ्तर में अपने काम के लिए जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एक बार आप अगर किसी चीज़ में अटक जाओ तो काफ़ी मुश्किल होता है आपकी फाइल पास होना, आपके प्रोजेक्ट सैंक्शन होना, अनटिल एंड अनलेस यू आर गिविंग सम मनी अंडर द टेबल। थर्ड पॉइंट जो है कि इनहेरेंट ऑपरेसिव नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। तो गरीब लोग जब भी आते हैं अपना काम लेके, तो उनको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। गांव में तो आपको मैं बताऊं, अगर आप अपने हक के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने घर के लिए भी, मतलब जो आपके हक की चीज़ है उसकी फाइल लेके आप जाते हो, उसको क्लेम करने के लिए जाते हो, कुछ भी सर्विस है, स्कीम है, तो नहीं आपको मिल पाता, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो इनहेरेंटली बहुत ऑपरेसिव है। और काफ्का ने इस बुक में भी वो सब बताया है, ठीक है, कि ये सिस्टम जो है वो जस्टिस देने के लिए या लोगों की लाइफ इजी बनाने के लिए नहीं बने। तो ये इतने डिफ़िकल्ट जानबूझ के बनाए गए ताकि कोई उनके पास आ ही ना पाए, और इन लोगों की, ये बाबू लोगों की लाइफ बहुत अच्छे से चल पाए। पता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये सब। और काफ्का ने ये जो लिखा है वो अपने एक पैट्रियार्कल सिस्टम जो रहता है उसका भी बैकग्राउंड है काफ्का की राइटिंग को, कि उनके फादर जो थे वो काफ़ी ऑपरेसिव थे, और उनकी अपब्रिंगिंग में उनको बहुत बुरा अनुभव आया। तो उससे भी ये जो ऑपरेसिव नेचर है एक सिस्टम का, एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमें देखने को मिलता है। एक फ्लूइडियन वे में आप उसे देख सकते हैं। फोर्थ चीज़ जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो मैंने बताया कि हर एक चीज़ कंपार्टमेंटलाइज रहती है। आपको एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आपको लोकल ऑफिस से लेके आपको स्टेट लेवल तक भी जाना पड़ता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, जो डेफिनेटली पंचायत राज में भी सॉल्व हो सकती है, बट नहीं, इनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है। क्योंकि ऐसा है कि जब भी गरीब या सिंपल मैन जो भी कोई चीज़ करना चाहता है तो वो डेफिनेटली चोरी करने की कोशिश कर रहा है या सिस्टम को फंसाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना रहता है, मतलब कंसेप्ट रहता है कि हाँ, इट इज़ गिवन दैट समवन इज़ ट्राइंग टू फूल अस। तो उसके लिए ये बहुत कंपार्टमेंटलाइज्ड प्रोसेसेस बनाता है। और जब भी किसी भी प्रोसेस को कंपार्टमेंटलाइज किया जाता है तो एक कंपार्टमेंट में, एक जगह पे क्या चल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे हैं, वो दूसरे कंपार्टमेंट को, दूसरे ग्रुप को पता नहीं चलती। तो आपको हर जगह पे जाके वही सब करना पड़ता है। हर जगह पे आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ करना है, आपने जो भी चीज़ें क्लेम की है वो रियल है कि नहीं, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। और ये कंपार्टमेंटलाइजेशन का जो इशू है वो भी काफ्का ने इसमें बताया है। नेक्स्ट जो इशू है वो है नो वन विलिंग टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कभी भी किसी सरकारी दफ्तर में जाओगे, किसी ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट में या फिर लीगल एनवायरनमेंट में जाओगे, तो कोई भी आपकी जिम्मेदारी लेने नहीं चाहेगा। आप अगर वहाँ पे काम के लिए आए हो तो भी, या फिर मैं एज एन एम्प्लॉय, मेरी डेफिनेटली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश नहीं करता मेरे ऑफिस में, इवन दो आई एम राइट। हर कोई अपने हाथ उठाना चाहता है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेव देयर ओन स्कीम। और ऐसे एनवायरनमेंट में आपको कोई नहीं है, ठीक है, आप खुद के ही ऊपर विश्वास रख सकते हैं, और आपका जो काम है वो होगा कि नहीं उसकी कुछ गारंटी नहीं है। तो ट्रायल में यही बहुत मेन इशू है कि अनसर्टेनिटी जो है एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में,
जस्टिस की या फिर राइटनेस की, वो नहीं रहती, वो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी बिग सिस्टम। तो मेन थीम जो है कि जोसेफ जो है वो काफ़ी छोटा आदमी है, सिंगल इंडिविजुअल है, और जो सिस्टम उसको ऑपरेट कर रहा है जस्ट लाइक हिज फादर फिगर, वो काफ़ी बड़ा सिस्टम है। उसके साथ फाइट लेने की कैपेसिटी किसी में भी नहीं है, जोसेफ में नहीं है, हम लोगों में नहीं है, बिकॉज इट इज़ लॉ, इट इज़ लीगल। और ये एक चीज़ और होती है कि सरकारी दफ्तर में ना हर कोई अपने कन्वीनियंस से हर कोई काम करता है। तो आज मुझे जिसकी साइन चाहिए वो आज नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसके आने की मुझे वेट करना पड़ेगा, मुझे कल उसकी सिग्नेचर मिलेगी। वो कल भी नहीं आएगा तो वो छुट्टी पे गया है तो मुझे 10 दिन के बाद मुझे वो सिग्नेचर लगेगी। और ये सिर्फ हम लोग कॉमन फोक के काम के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट के खुद के जो काम होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट से कुछ डॉक्यूमेंट मंगवा रही है तो स्टेट वो फटक से नहीं देती डर के मारे कि भाई सेंट्रल से कुछ मैंडेट आया है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नहीं। ये लोग अपने खुद के कन्वीनियंस से सब चीज़ें करते हैं, और इसी वजह से जो भी काम है गवर्नमेंट के, जो देश के काम है, वो काफ़ी स्लो तरीके से होते हैं। अगर ये खुद गवर्नमेंट के काम नहीं कर पा रहे टाइम पे, तो जस्ट इमेजिन कि कॉमन फोक्स के काम कितने टाइम लेते रहेंगे, अनटिल एंड अनलेस यू आर गिविंग सम मनी अंडर द टेबल, ठीक है। तो इसमें वो करप्शन का पार्ट भी इसमें बताया है कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है और वो क्यों होता है, ये भी बताया है। नेक्स्ट जो है कि जिस तरह से ये प्रोसीडिंग जो है या सिस्टम जो है वो जिस तरह से कंफ्यूजिंग है, उसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, स्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लिटरली, वो कितना कंफ्यूजिंग है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं जिस बिल्डिंग में काम करता हूँ वो 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। हर फ्लोर पे उसके 2 ऑफिसेस है, ठीक है। एक यहाँ पे जब भी मैं सीढ़ी से चढ़ रहा हूँ ऊपर या लिफ्ट से बाहर निकल रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट में और राइट में एक ऑफिस रहता है, और सभी ऑफिसेस सेम दिखते हैं, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, और बीच में वॉशरूम्स के डोर रहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, और हर ऑफिस के अंदर आपको सेम क्यूबिकल्स दिखेंगे कि एक बाबू का सेक्शन ये रहेगा, ये इसका रहेगा, ये इसका रहेगा। तो आपको लोगों को पूछना पड़ता है कि भाई ये डिपार्टमेंट कहाँ पे है, या ये बंदा कहाँ पे मिलेगा, ये ऑफिसर कहाँ पे मिलेगा। और उसमें भी कुछ ऑफिसर्स, कुछ एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं रहता कि ये अभी कहाँ है। बहुत कंफ्यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है और बहुत डिप्रेसिंग फील आता है। आप किसी भी ब्यूरोक्रेटिक या फेडरल सिस्टम में जाइए, आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेंगे और बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, और उनमें से आप खुद को नेविगेट कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और गवर्नमेंट के जो खुद के जो मैप्स वगैरह रहते हैं या फ्लोर प्लान्स रहते हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपके कुछ काम में नहीं आते। तो जब जोसेफ को बुलाया जाता है तब जोसेफ को कि उसको कोर्ट आना है, तो उसका पूरा टाइम कोर्ट ढूंढने में जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको कौन से जज के पास जाना है या फिर उसका केस कहाँ पे हियरिंग होने वाला है, ये सब। तो वो लगभग 1-1.25 घंटा लेट पहुंचता है, और फिर जज उसको बोलता है कि यू आर लेट। पर इसमें उसकी खुद की गलती नहीं है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट क्या करना है, कहाँ आना है, यही बता नहीं जाता। तो हम लोग के भी जो स्कीम्स वगैरह आती है, जब क्लेमेंट को क्लेम करना है, फार्मर को क्लेम करना है, या फिर किसी लेबर को क्लेम करना है, तो भाई वो तो अनपढ़ है, या फिर उनको बहुत, एक तो वो फुल्ली इलिटरेट रहते हैं या हाफ लिटरेट रहते हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता रहती। तो उनके पास से जब भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं या कुछ सरकारी काम करवाना है तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनको क्या करना है। तो उनके ऊपर ये लोग बहुत दादागिरी करते हैं, उनको सुनाते हैं और से पैसे भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि जनरल पॉपुलेशन बीइंग द विक्टिम। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसमें जो हम लोग की तरह, मतलब इसमें जोसेफ जो एक बैंक क्लर्क है उसकी तरह जो लोग हैं वो भी फंसते हैं, और डाउन ट्रोडन जो भी एक स्ट्रेटा है पॉपुलेशन का, जो कम्युनिटीज़ है, वो भी फंसती है। तो ऑल इन ऑल काफ़ी डिप्रेसिंग और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर रहता है इन सब सरकारी दफ्तर का, और इसी वजह से ये बुक मुझे काफ़ी डिप्रेसिंग लगी, क्योंकि इसमें जो होप है उसका नामो निशान तक नहीं है। और काफ्का के हर बुक में यही रहता है
मतलब मैं इस बुक को वापस से नहीं पढ़ पाऊँगा और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये काफ़ी रियल फील होता है। ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये किसी के साथ चल रहा है और मुझे ये सब नहीं देखना है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भरा पड़ा है एक ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट को लेकर। लाइक एज अ मार्क्सिस्ट मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। मैं कुछ ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा ये बुक, क्योंकि इसमें ज़्यादा बात करने के लिए नहीं है। प्लॉट के बारे में जो सब चीज़ें मैंने अभी बताई वही सब इसमें है। और मेन इसका एक मुझे गुस्सा है इस बुक में कि इंट्रोडक्शन में ही बुक की एंडिंग को स्पॉइल किया गया है। तो मुझे पता नहीं इंट्रोडक्शन में ही भाई कौन लिखता है ऐसी सब चीज़ें, बट मुझे नाम भी याद नहीं किसने लिखा है इंट्रोडक्शन। बट मेरे लिए स्टोरी ऑलरेडी स्पॉइल हो चुकी थी। बट इट इज़ नॉट अबाउट द एंड, इट्स अबाउट द जर्नी। और वो जर्नी बहुत भयानक है और एंडिंग भी काफ़ी भयानक है। तो मैं इस बुक को डेफिनेटली सबको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं तो किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। पर स्टिल आपको अगर एक्सपीरियंस चाहिए, काफ्का के सभी बुक्स आपको पढ़ने हैं, तो आप इस बुक को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जो काफ्काइस्कनेस जो है वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, वो इसी बुक से आई है कि किस तरह से काफ्का के राइटर कैरेक्टर्स जो है वो एक सरियल सिचुएशन में उनको फेंका जाता है और बहुत ही सरप्राइजिंग वे में उनके साथ कुछ घटनाएं घटती है जिनको रियलिटी से जो रियल में नहीं हो सकती बट डेफिनेटली रियल में हो रही है, ऐसा लगता है। ड्रीम लाइक चीज़ है जो किसी के भी साथ हो सकती है। और तो बस इतना ही। अगेन डिप्रेशन अलर्ट इस बुक के लिए। और इतना ही कहूँगा आज की वीडियो में। मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए